हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। आज जो है हम मॉडर्न हिस्ट्री का एमसीक्यू लेकर के आए हैं और साथ में इसका डिस्कशन भी है। ये बीपीएससी टीचर के लिए काफी इम्पोर्टेंट सेशन है। ठीक है, अगर आप बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू की? क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू की? हु इंट्रोड्यूस द डायरकी सिस्टम इन बंगाल? ओके, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू की? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो आइए फ्रेंड्स, इसका आंसर देखते हैं। आंसर है रॉबर्ट क्लाइव, यानी बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव ने लागू की। यानी बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली जो है रॉबर्ट क्लाइव ने लागू की। आइए अब इस क्वेश्चन के डिस्कशन पे, और इस क्वेश्चन के डिस्कशन के दौरान जो है हम रॉबर्ट क्लाइव के बारे में जानेंगे। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के शासन काल में क्या सब हुआ, उनके काम के भी बारे में जानेंगे। ठीक है, तो डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग डिस्कशन अवश्य देखें। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में नियुक्त होने वाला प्रथम गवर्नर था। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में नियुक्त होने वाला प्रथम गवर्नर था। रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर टू बी अपॉइंटेड इन इंडिया बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि रॉबर्ट क्लाइव जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में नियुक्त होने वाला सबसे पहला गवर्नर था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव जो था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू जो है भारत में नियुक्त होने वाला पहला गवर्नर था। कंपनी ने उसे सन 1757 में बंगाल का गवर्नर नियुक्त करके भारत भेजा था। कंपनी ने उसे सन 1757 में बंगाल का गवर्नर नियुक्त करके भारत भेजा था। द कंपनी सेंट हिम टू इंडिया इन 1757 बाय अपॉइंटिंग हिम एज द गवर्नर ऑफ बंगाल। यानी कि कंपनी जो है उसे सन 1757 में बंगाल का गवर्नर नियुक्त करके भेजा था। कंपनी कहने का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव को सन 1757 में बंगाल का गवर्नर नियुक्त करके भारत भेजा था। रॉबर्ट क्लाइव को भारत में अंग्रेजी शासन का संस्थापक माना जाता है। रॉबर्ट क्लाइव को भारत में अंग्रेजी शासन का संस्थापक माना जाता है। रॉबर्ट क्लाइव इज कॉन्सिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ इंग्लिश रूल इन इंडिया। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव को भारत में अंग्रेजी शासन का संस्थापक माना जाता है। पहली बार वह सन 1757 से 60 और फिर दूसरी बार सन 1765 से 1767 तक बंगाल का गवर्नर रहा। For the first time he was the governor of Bengal from 1757 to 1760 and then for the second time from 1765 to 1767। यानी कि रॉबर्ट क्लाइव जो है दो बार बंगाल का गवर्नर रहा। पहली बार जो बंगाल का गवर्नर रहा 1757 से लेके 1760 के बीच में, और फिर दूसरी बार जो है वो बंगाल का गवर्नर रहा 1765 से लेके 1767 के बीच में। ओके, रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल का दो बार गवर्नर रहा। पहली बार 1757 से 1760 के बीच, और फिर दूसरी बार 1765 से 1767 के बीच में। ओके, रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश सेना में एक सैनिक के पद पर तैनात हुआ था, किंतु अपनी सूझबूझ, समझदारी और बुद्धि से उसने एक बहुत ऊंचा पद प्राप्त कर लिया था। ठीक है, Robert Clive was posted as a soldier in the British Army, but with his understanding and intelligence, he had attained a very high position। यानी कि रॉबर्ट क्लाइव जो है ब्रिटिश सेना में जो है एक सैनिक के पद पर तैनात हुआ था सबसे पहले, लेकिन वो अपनी सूझबूझ, अपनी समझदारी के और अपनी बुद्धि से उसने एक बहुत ऊंचा पद प्राप्त कर लिया था, जो कि गवर्नर का पद था। ओके, अपने अंडरस्टैंडिंग, अपने इंटेलिजेंस से वो जो है बहुत ही हाई पोजीशन पे चला गया था, जो कि गवर्नर का पद था। और रॉबर्ट क्लाइव का स्टार्टिंग जो है एक ब्रिटिश आर्मी के सोल्जर से हुआ था, यानी कि एक ब्रिटिश सेना के सैनिक के रूप में हुआ था। ओके,
अपनी समझदारी सूझबूझ के बुद्धि के हिसाब से उसने बहुत ऊंचा पद प्राप्त कर लिया था। रॉबर्ट क्लाइव कंपनी के एक क्लर्क के रूप में भारत आया था, और रॉबर्ट क्लाइव भारत जो आया था कंपनी के एक क्लर्क के रूप में आया था। रॉबर्ट क्लाइव केम टू इंडिया एज क्लर्क ऑफ द कंपनी। रॉबर्ट क्लाइव केम टू इंडिया एज क्लर्क ऑफ द कंपनी। 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध और 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध जीतकर क्लाइव ने बंगाल में ब्रिटिश हुकूमत के विरोध को पूर्णतः समाप्त कर दिया था। 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध और 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध जीतकर क्लाइव ने बंगाल में ब्रिटिश हुकूमत के विरोध को पूर्णतः समाप्त कर दिया था। By winning the Battle of Plassey on June 23, 1757, ठीक है, and the Battle of Buxar in 1764, Clive completely ended the opposition to the British rule in Bengal। मतलब कि 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध और 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध जीतकर क्लाइव ने बंगाल में ब्रिटिश हुकूमत के विरोध को पूर्णतः समाप्त कर दिया था। बक्सर की विजय के उपरांत क्लाइव को पुनः भारत में अंग्रेजी प्रदेशों का मुख्य सेनापति तथा गवर्नर बनाकर भेजा गया। After the victory of Buxar, Clive was again sent to India as the chief commander and governor of the English territories। ठीक है, बक्सर की विजय के उपरांत क्लाइव को पुनः भारत में अंग्रेजी प्रदेशों का मुख्य सेनापति तथा गवर्नर बनाकर भेजा गया। 10 अप्रैल 1765 को क्लाइव ने दूसरी बार मद्रास की धरती पर पैर रखा और 3 मई 1765 को कलकत्ता में कार्यभार ग्रहण किया। और फिर दूसरी बार जो है रॉबर्ट क्लाइव जो भारत का गवर्नर बना था, उसमें जो है 10 अप्रैल 1765 को क्लाइव ने दूसरी बार मद्रास आया था, ठीक है, और 3 मई 1765 में जो है कलकत्ता का कार्यभार ग्रहण किया था। ठीक है, क्लाइव ने बंगाल में दोहरी सरकार कायम की, जिसमें दीवानी अर्थात भू राजस्व असूलने की शक्ति कंपनी के पास थी, पर प्रशासन का भार नवाब के कंधों पर था। क्लाइव ने बंगाल में दोहरी सरकार कायम की, जिसमें दीवानी अर्थात भू राजस्व वसूलने की शक्ति कंपनी के पास थी और पर प्रशासन का भार नवाब के कंधों पर था। ठीक है, कंपनी जो है दोहरी सरकार कायम की थी, जिसमें दीवानी अर्थात भू राजस्व वसूलने की जो शक्ति थी कंपनी के पास थी और प्रशासन का भार जो है नवाब के कंधों पर था। इंग्लिश में देख लीजिए, जो लोग इंग्लिश वाले हैं उनको भी दिक्कत नहीं होगा। क्लाइव एस्टेब्लिश्ड ए डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल। क्लाइव जो है बंगाल में एक डुअल गवर्नमेंट लागू किया था, इन विच दीवानी मीन्स द पावर टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू वाज विद द कंपनी। ठीक है, जिसमें कि दीवानी था, दीवानी का मतलब हुआ कि जो पावर था लैंड कलेक्ट करने का वो बस जो है कंपनी के पास था, मतलब भू राजस्व कलेक्ट करने का पावर जो है कंपनी के पास था, बट द बर्डन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज ऑन द शोल्डर्स ऑफ द नवाब। और प्रशासन का भार जो था वो नवाब के कंधों पर था, यानी कि प्रशासन जो है नवाब देखते थे और कंपनी का टैक्स जो है दीवानी असूला करता था। ठीक है, मतलब कंपनी का टैक्स जो है कंपनी खुद असूला करता था और इसे दीवानी कहा जाता था। इस प्रकार कंपनी ने राजस्व वसूलने का अधिकार तथा नवाब ने शासन चलाने की जिम्मेदारी ग्रहण की। इस प्रकार जो है कंपनी ने राजस्व वसूलने का अधिकार तथा नवाब ने शासन चलाने की जिम्मेदारी ग्रहण की। Thus the company assumed the right to collect revenue and the नवाब assumed the responsibility of running the administration। ठीक है, इस प्रकार कंपनी ने राजस्व वसूलने का अधिकार तथा नवाब ने शासन चलाने की जिम्मेदारी ग्रहण की। क्लाइव ने मोहम्मद रजा खान को बंगाल का तथा राजा सीताब राय को बिहार का दीवान बनाया। क्लाइव ने मोहम्मद रजा खान को बंगाल का तथा राजा सीताब राय को बिहार का दीवान बनाया। क्लाइव मेड मोहम्मद रजा खान द दीवान ऑफ बंगाल एंड राजा सीताब राय द दीवान ऑफ बिहार। ठीक है, द्वैध शासन से कृषि व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव जो ये द्वैध शासन लाया था, ये द्वैध शासन से जो है कृषि पर प्रभाव पड़ा था। क्वेश्चन आएगा द्वैध शासन किसने लाया, तो आप लोग आंसर दे ही दीजिएगा, रॉबर्ट क्लाइव इतना डिस्कस किए हैं। ठीक है, डायरकी अफेक्टेड द एग्रीकल्चर सिस्टम। ये जो द्वैध शासन है इसी को इंग्लिश में डायरकी कहते हैं, और ये डायरकी जो है एग्रीकल्चर सिस्टम यानी कि कृषि व्यवस्था को काफी प्रभावित किया।
क्लाइव ने 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद में एक संधि की, जिसकी शर्तों के अनुसार कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। On August 12, 1765, Clive made a treaty with the Mughal Emperor Shah Alam II at Allahabad, according to the terms of which the company received the Diwani of Bengal, Bihar and Orissa. यानी कि क्लाइव ने 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद में एक संधि की, जिसकी शर्तों के अनुसार कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। द्वैध शासन का व्यापार तथा व्यवसाय पर भी गलत असर पड़ा। ये जो डायरकी सिस्टम थी, ठीक है, इसका जो है गलत असर जो है व्यापार पे भी पड़ा और व्यवसाय पे भी पड़ा। डुअल गवर्नेंस आल्सो हैड ए बैड इफेक्ट ऑन ट्रेड एंड बिजनेस, ठीक है, यानी कि द्वैध शासन का व्यापार तथा व्यवसाय पर भी गलत असर पड़ा। द्वैध व्यवस्था मात्र ब्रिटिश हित को सर्वोपरि रखती थी। द डुअल सिस्टम ओनली कीप्ट ब्रिटिश इंटरेस्ट पारामाउंट, मतलब कि ये जो द्वैध शासन थी, ये जो द्वैध व्यवस्था थी, इसमें जो है ब्रिटिश हित यानी कि ब्रिटिश का जो बेनिफिट था उसी को ही सर्वोपरि रखती थी। द्वैध प्रणाली के अंतर्गत कृषि को काफी नुकसान हुआ। एग्रीकल्चर सफर्ड ए लॉट अंडर द डुअल सिस्टम। द्वैध शासन के अंतर्गत कृषि को काफी नुकसान हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। भूमि कर कृषकों पर बहुत अधिक होता था। लैंड टैक्स वाज वेरी हाई ऑन द फार्मर्स। जो डुअल सिस्टम है, इसके अनुसार जो है डायरकी के अनुसार जो है द्वैध शासन के अनुसार जो है भूमि कर यानी कि लैंड टैक्स जो था कृषकों पर बहुत अधिक होता था, यानी कि फार्मर्स पे जो है लैंड टैक्स काफी हाई होता था। 1772 में नियुक्त अगले गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया, ठीक है। 1772 में जो दूसरे गवर्नर जो हुए थे भारत के, ठीक है, जिनका नाम वैरन हेस्टिंग था, उन्होंने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। वैरन हेस्टिंग्स द नेक्स्ट गवर्नर अपॉइंटेड इन 1772 एबोलिश्ड द डायरकी सिस्टम, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग दिमाग में रख लीजिए कि डायरकी सिस्टम द्वैध शासन जो लाया रॉबर्ट क्लाइव लाया, और द्वैध शासन जो खत्म किया वो जो है वारन हेस्टिंग्स है। द्वैध शासन को खत्म किसने किया? तो वारन हेस्टिंग्स। द्वैध शासन किसने लाया? रॉबर्ट क्लाइव। ओके, आप लोग याद रखें 1772 में वारन हेस्टिंग्स जो है गवर्नर बना था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? Who attended the World Parliament of Religions in Chicago in 1893, ठीक है, यानी कि शिकागो में जो है विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था, ठीक है, इसे शिकागो पढ़ते हैं। ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी राजाराम मोहन राय। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। यानी कि 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। ओके, यानी कि 1893 में जो विश्व धर्म संसद हुआ था शिकागो में, उसमें स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। स्वामी विवेकानंद ने सितंबर, इसका डिस्कशन है, स्वामी विवेकानंद ने सितंबर 1893 में शिकागो यानी कि यूएसए में है आयोजित धर्म संसद में भाग लिया। स्वामी विवेकानंद ने सितंबर 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया। स्वामी विवेकानंद participated in the Parliament of Religions held in Chicago, USA in September 1893। विश्व धर्म की पहली संसद 1893 में शिकागो में आयोजित की गई थी। विश्व धर्म की पहली संसद 1893 में शिकागो में आयोजित की गई थी। द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजन्स वाज हेल्ड इन शिकागो इन 1893। इसने सभी विभिन्न धर्मों को एक समान मंच पर लाने के लिए पहला ठोस प्रयास किया। It made the first concerted effort to bring all the different religions on a common platform। यानी कि शिकागो में जो है धर्म सम्मेलन जो हुआ था उसमें जो है
सभी विभिन्न धर्मों को एक समान मंच पर लाने के लिए पहला ठोस प्रयास किया गया था। स्वामी विवेकानंद ने अपने शक्तिशाली शब्दों के माध्यम से भारत की प्राचीन संस्कृति, दर्शन और आस्था के लिए व्यापक पहचान हासिल की। स्वामी विवेकानंद ने अपनी शक्तिशाली शब्दों के माध्यम से भारत की प्राचीन संस्कृति, दर्शन और आस्था के लिए व्यापक पहचान हासिल की। Through his powerful words, Swami Vivekananda gained widespread recognition for India's ancient culture, philosophy and faith. ठीक है, स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है 1863 ईस्वी में हुआ था। स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है 1863 ईस्वी में हुआ था। स्वामी विवेकानंद वाज बोर्न इन 1863। उन्होंने मई 1857 में ठीक है, उन्होंने मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उन्होंने मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। वह रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित थे, जो उनके गुरु भी थे। यानी स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण परमहंस से काफी प्रभावित थे और स्वामी विवेकानंद के गुरु जो है रामकृष्ण परमहंस थे। He was influenced by Ramakrishna Paramhans, who was also his guru. ओके, यानी कि स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण परमहंस से बहुत प्रभावित थे और उनके गुरु भी जो थे रामकृष्ण परमहंस ही थे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? Who founded the स्वराज पार्टी in 1923? ठीक है, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए सुखदेव और राजगुरु, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ठीक है, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। अब इसका डिस्कशन देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, स्वराज पार्टी पराधीन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बना एक राजनीतिक दल था। The Swaraj Party was a political party formed at the time of the freedom struggle of the independent India. ठीक है, of the dependent India। ठीक है, यानी कि स्वराज पार्टी पराधीन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बना एक राजनीतिक दल था। इस दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी। इस दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी। दिस पार्टी वाज फाउंडेड ऑन जनवरी 1, 1923 बाय देशबंधु चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू। ओके, यानी कि इस दल की स्थापना जो है 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। स्वराज्य पार्टी का लक्ष्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करना और स्वराज्य स्वशासन स्थापित करना था। स्वराज्य पार्टी का लक्ष्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करना और स्वराज्य स्वशासन स्थापित करना था। The goal of the Swaraj Party was to free India from British rule and establish स्वराज्य यानी कि सेल्फ रूल। ओके फ्रेंड्स, आप समझ ही गए होंगे स्वराज पार्टी जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था। उसका मेन लक्ष्य जो है, उसका मेन गोल जो था कि ब्रिटिश से जो है इंडिया को फ्री करें। ठीक है, ब्रिटिश रूल से जो है, ब्रिटिश शासन से जो है इंडिया को फ्री करें और अपना खुद का स्वशासन स्थापित करें। ठीक है, यानी अपना खुद का सेल्फ रूल स्थापित करें, यही था स्वराज पार्टी का लक्ष्य। ठीक है, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी को स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी वाज नोन बाय द नेम ऑफ स्वराज पार्टी। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी को स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता था। दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय मांग के रूप में स्वराज की मांग की। यानी कि स्वराज की मांग जो है सबसे पहले दादा भाई नारोजी ने की थी 1906 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है फ्रेंड्स, स्वराज की पहली बार जो मांग जो है, स्वराज की पहली बार मांग दादा भाई नारोजी ने की थी 1906 में। स्वराज की मांग सबसे पहले दादा भाई नारोजी ने की थी 1906 में।
कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की थी 1906 ईस्वी में। दादा भाई नौरोजी डिमांडेड स्वराज एज ए नेशनल डिमांड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1906 एट द कलकत्ता सेशन ऑफ द कांग्रेस। अब है क्वेश्चन नंबर 4। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की? प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की? Who composed the famous play नील दर्पण depicting the operation of the farmers cultivating indigo? ऑप्शन ए शरत चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी बारिंद्र घोष, ऑप्शन डी दीन बंधु मित्र। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा दीन बंधु मित्र। ठीक है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, उसकी रचना जो है दीनबंधु मित्र ने किया था। ठीक है, यानी कि नील दर्पण जो नाटक है वो दीनबंधु मित्र ने लिखा था। किस पे लिखा था, किस चीज पे बेस्ड था ये नाटक? तो इंडिगो की खेती करने वालों किसानों के दमन के बारे में। ठीक है, अब इसका डिस्कशन देखते हैं। प्रसिद्ध लेखक दीनबंधु मित्र 1860 में नाटक नील दर्पण लिखा था। ये जो नाटक नील दर्पण जो है 1860 में लिखा गया था बाय दीनबंधु मित्र। फेमस राइटर दीनबंधु मित्र रोट द प्ले नील दर्पण इन 1860। यानी कि प्रसिद्ध लेखक दीनबंधु मित्र ने 1860 में नाटक नील दर्पण लिखा था। दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण नील किसानों की दुर्दशा के बारे में था। ठीक है, दीनबंधु मित्र का नाटक जो है नील दर्पण नील किसानों की दुर्दशा के बारे में था। दीनबंधु मित्र प्ले नील दर्पण वाज अबाउट द प्लाइट ऑफ इंडिगो फार्मर्स। नील विद्रोह 1858 या बंगाली में नील विद्रोह नील बगान मालिकों के खिलाफ नील किसानों का विद्रोह था। नील विद्रोह जो है बगान मालिकों के खिलाफ नील किसानों का विद्रोह था। द इंडिगो रेबेलियन 1858 और नील विद्रोह इन बंगाली वाज ए रेबेलियन ऑफ इंडिगो प्लांटर्स अगेंस्ट इंडिगो प्लांटर्स। ओके फ्रेंड्स, नाटक नील दर्पण में बंगाल में नील की खेती करने वालों का अंग्रेजों द्वारा शोषण, भारतीय किसानों के ऊपर अमानुषिक अत्याचारों की बड़ी भावपूर्ण अभिव्यक्ति की गई है। ठीक है, अमनासिक अत्याचारों की बड़ी भावपूर्ण अभिव्यक्ति हुई है। इन द प्ले नील दर्पण द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडिगो कल्टिवेटर्स इन बंगाल बाय द ब्रिटिश, द इनह्यूमन एट्रोसिटीज ऑन द इंडियन फार्मर्स हैव बीन एक्सप्रेस्ड वेरी इमोशनली। मतलब कि ये जो नाटक नील दर्पण है इसमें बंगाल के जो किसान थे जो नील की खेती करते थे उनके बारे में दिया गया है, उनके बारे में ये बेस्ड है, उनके ऊपर जो अत्याचार किया गया था उसी चीज को जो है काफी इमोशनली एक्सप्रेस किया गया है इस नील दर्पण नाटक में। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? ऑप्शन ए फ्रांसीसी, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी कर्नाटक। ओके, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी। यानी कि 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध जो है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध जो है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। ओके, 1760 में वांडीवास की लड़ाई भारत में ब्रिटिश और फ्रांस के बीच की लड़ाई थी। ओके, 1760 में वांडीवास की लड़ाई भारत में ब्रिटिश और फ्रांस के बीच की लड़ाई थी। वांडीवास की लड़ाई फ्रांसीसी और ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य के बीच लड़े गए तीसरे कर्नाटक युद्ध का हिस्सा था। वांडीवास की लड़ाई फ्रांसीसी और ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य के बीच लड़े गई तीसरे कर्नाटक युद्ध का हिस्सा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा आज का सेशन था जो कि मॉडर्न हिस्ट्री पे बेस्ड था। आप लोग जानते ही हैं कि आधुनिक इतिहास से कितना क्वेश्चन आता है बीपीएससी में। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारा वीडियो को अवश्य लाइक करें ताकि आपको जो है इस तरह का वीडियो का अपडेट्स मिलता रहे। हमारे चैनल पे ये सेशन कंटिन्यू अभी चलती रहेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग जो भी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और सभी लोग वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, फिर हम मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू एवरीवन।